हमीद एक रईस कारोबारी था। उसके खानदान में उसकी बेगम रजिया और लाडली हिना थी। अब्बू, ये देखिए। अरे वाह बेटा, तुमने इतनी अच्छी तस्वीर बनाई। ये आप है, ये अम्मी और ये मैं, और ये हमारा घर। लेकिन हमारा घर तो सफेद है, तुमने नीला क्यों रंगा है? वो अब्बू, हमें नीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए हमने घर को नीला रंग दिया। अगर हमारी बेटी को नीला रंग पसंद है तो हम कल ही हमारे घर को नीला रंगवाएंगे। आप भी कहाँ बच्ची की बातों में आ रहे हैं? बेगम साहिबा, अगर हमारी गुड़िया को नीला रंग पसंद है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम घर को नीला रंगवा दें, और हम आज ही किसी अच्छे रंगसाज को बुलवाएंगे। भला आप दोनों के आगे मेरी कोई अख्तियार है? जैसी आपकी मर्जी, आप घर को नीला रंगे या पीला। रजिया को ये सिर्फ बच्ची की जिद लग रही थी, लेकिन हमीद के लिए उसकी बेटी की हर जिद जरूरी थी। हमीद ने पूरे घर को नीला रंगवा दिया। अब कैसा है? जैसा मुझे पसंद है वैसा। ये हुई ना बात। अब्बू, हम कहीं रोज से घूमने नहीं गए। मेरे सारे दोस्त अपने वालिदैन के साथ सैर पर गए हैं। आपकी ये ख्वाहिश भी हम जल्द ही पूरी कर देंगे। हम तीनों कल ही कहीं सैर करने जाएंगे। अम्मी, तैयारी कीजिए, कल हम जा रहे हैं। कहाँ? सैर पे। रजिया बच्ची का बड़ा दिल है सैर पे जाने का, इसलिए कल ही चलते हैं। ठीक है। अगली सुबह ही हमीद का खानदान अपनी कार में निकल गया। वो लोग एक तफरीही पार्क में पहुंचे, जहां हिना खूब खेली। सुबह से शाम तक तीनों मजे कर रहे थे, और फिर शाम को तीनों कार में बैठ गए। रात के अंधेरे में हमीद हाईवे पर कार चला रहा था कि एकाएक एक ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी, और इस हादसे में हमीद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और हिना और रजिया जख्मी हो गई। अगली सुबह जब उन्हें होश आया, हमीद कहाँ है? वो नहीं रहे। और मेरी बेटी हिना? उसे बस कुछ खरोंचे आई हैं, वो बाहर है। आपके सर पर गहरी चोट है, आपको आराम करने की जरूरत है। अब रजिया और हिना का इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ रोज बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर रजिया घर पहुंची तो उसे एक आदमी ने रोक लिया। आप कौन हैं और हमें हमारे घर में जाने से क्यों रोक रहे हो? मोहतरमा, ये प्रॉपर्टी बैंक ने सील कर दी है। हमीद कुरैशी ने बैंक से लोन लिया था, वो लौटाने से कब्ल उनका इंतकाल हो गया। अब इस प्रॉपर्टी और हमीद जी के सारे कारोबार पर बैंक का हक है। अब रजिया और हिना के पास सिर छुपाने के लिए भी घर नहीं था। रजिया रोते रोते चल रही थी। वो दोनों एक पार्क के पास पहुंची और रजिया बेंच पर बैठ गई। क्या हुआ अम्मी? उन अंकल ने हमें हमारे घर के अंदर दाखिल क्यों नहीं होने दिया? अब वो घर भी हमारा नहीं रहा है ना? लेकिन क्यों? अब ये सब तो तेरे अब्बा को ही इल्म होगा। तो अब हम कहाँ रहेंगे? मालूम नहीं। रजिया रो रही थी। उसके रोने की आवाज एक खातून के कानों में पड़ी। वो रुखसाना थी, रजिया की सहेली। रुखसाना रजिया के पास आई। रजिया, तू ऐसे रो क्यों रही है? रुखसाना। रजिया ने रो रो कर रुखसाना को अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई। ऐ मेरे मालिक, मुझे लगा था ऊपर वाले ने सिर्फ मुझे ही गम दिए हैं, लेकिन तेरा गम तो मुझसे भी ज्यादा है। मेरा शौहर मुझे छोड़कर किसी और के पास चला गया, लेकिन तेरे पास तो एक बेटी है ना। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कहाँ रहूंगी। रजिया, तू मेरे साथ रह सकती है। शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना। मैं तेरे बुरे वक्त में काम आई, यही काफी है। मैं यहीं पास के एक झोपड़े में रहती हूँ और यहाँ इस पार्क के बाहर कबाब फरोख्त करती हूँ। चल मेरे साथ। रुखसाना रजिया और हिना को अपने घर ले गई। बस यही एक कमरा है इस घर में। अच्छा है। रुखसाना ने दोनों को खाना पेश किया।
और दोनों माँ बेटी ने पेट भर के नोश फरमाया और उसी झोपड़ी में सो गए। अगली सुबह रुखसाना जल्दी उठकर कबाब बनाने की तैयारी करने लगी। मुझे भी उठा देती, तुम गहरी नींद में सो रही थी, सोचा तुम्हें तकलीफ क्यों दूं। तुमने मेरी खातिर इतना कुछ किया है, कम से कम मैं तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ ना। और फिर रजिया भी रुखसाना के साथ कबाब बनाने लगी। तुम तो बहुत अच्छा कबाब बनाती हो। हिना के अब्बू भी यही कहते थे, मेरे कबाब उनके मन पसंद थे। रजिया, तुम्हें इस दर्द को भुलाना ही होगा। हिना के अब्बू हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ। कबाब तैयार हो जाने के बाद रुखसाना उन्हें फरोख्त करने पार्क में जाया करती थी। आंटी, एक कबाब पाव देना। ये लो बेटा, 20 रुपए। उस लड़के ने वो कबाब पाव खा लिया। आंटी, एक और दो ना। उसने दूसरा कबाब भी खा लिया। एक और, कितने लजीज है ये कबाब पाव। लड़के की बात सुनकर रुखसाना ने भी एक कबाब चखा। हकीकत में रजिया कबाब बहुत अच्छे बनाती है। आज कम वक्त में रुखसाना ने सारे कबाब फरोख्त कर दिए। अरे रजिया, देख सारे कबाब खत्म हो गए। तेरे हाथ में तो जादू है। लोग एक के बाद एक कबाब खाए ही जा रहे थे। पहली बार मेरे सारे कबाब फरोख्त हो गए। अच्छा है, कल से हम और ज्यादा बनाएंगे। हाँ, यकीनन। अगली सुबह रजिया ने ज्यादा कबाब बनाए और आज भी सारे कबाब धड़ाधड़ फरोख्त हो गए। जो भी कबाब खा रहा था सब तारीफ ही कर रहे थे। ये सिलसिला अगले कई रोज तक चलता रहा। फिर एक रोज रुखसाना की तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार था। रुखसाना, आज तुम आराम करो। तो ये कबाब कौन फरोख्त करेगा? मैं। हिना, तुम खाला का ख्याल रखना। ठीक है अम्मी। लेकिन तुम ये कैसे करोगी? जैसे तुम रोज करती हो। फिक्र ना करो, मैं सब कर लूंगी। रजिया कबाब पाव लेकर पार्क के बाहर बैठ गई। एक एक करके कई खरीदार ने कबाब पाव खरीदे। फिर एक शख्स रजिया के पास आ गया। आपा, ये कबाब आप कहाँ से खरीदती हैं? हम खरीदते नहीं हैं, मैं खुद इन्हें बनाती हूँ। इतने जायकेदार कबाब मैंने कभी नहीं खाए। मैं सुशांत। रवि एक लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। उसके खानदान में उसकी बीवी सीता और 2 बच्चे थे, कोयल और विजय। उसके बच्चे हमेशा उसका दरवाजे पे इंतजार किया करते थे। अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। अम्मी देखो, अब्बा आ गए। और फिर सीता रवि की मदद करती थी लकड़ियों को नीचे उतारने में। अरे बाप रे बाप, आज तो ये बहुत वजनी है। हाँ, कल ही मिस्त्री ने कहा था कि उसे मोटी और वजनी लकड़ियाँ चाहिए कुछ तबले बनाने के लिए। बोल रहा था अगर मोटी लकड़ी दे दूं तो वो मुझे 1000 रुपये देगा। 1000? हाँ, इसीलिए तो सुबह से इस लकड़ी को काट रहा था। तुम मेरे लिए चाय बनाओ, वो आता ही होगा। हाँ हाँ, आप तब तक हाथ मुंह धो लीजिए। सीता ने चूल्हे पे चाय चढ़ा दी। तभी उनके दरवाजे पे दस्तक हुई। अब्बा, मिस्त्री चाचा आए हैं। रवि फौरन वहाँ आ गया। आप ही का इंतजार कर रहा था। ये देखिए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही लग रही है, बहुत मोटी है। मिस्त्री उस लकड़ी को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उठा ही नहीं पा रहा था। अरे भाई, तुम इतना वजन अकेले कैसे उठा कर लाए? अब तो आदत हो गई है। मुझसे तो अकेले नहीं उठेगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा इसे छोड़ने। हाँ। मिस्त्री ने रवि को 1000 रुपए दिए और बस तभी सीता 2 कप चाय लेकर आई। मिस्त्री और रवि एक साथ चाय पीने लगे। मेरे पास शहर का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है। उन्हें खालिस कारीगरी वाला फर्नीचर चाहिए। पैसे भी अच्छे दे रहे हैं। मुझे ऐसी मोटी लकड़ी और लगेगी। ठीक है भाईजान, मैं ला दूंगा। बहुत अच्छे, फिर सीधा मेरे कारखाने में ही छोड़ देना। वैसे भी ये बहुत वजनी है। हाँ भाईजान, क्यों नहीं। चाय पीने के बाद रवि वो बड़ी सी लकड़ी उठाकर मिस्त्री के साथ चल पड़ा। मिस्त्री के कारखाने में उसने वो लकड़ी रख दी और मिस्त्री को अलविदा कहकर वापस घर लौट आया।
घर लौटते ही उसकी बीवी ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ ना। हाँ, ये सब ऊपर वाले का करम है। रवि ने वो पैसे सीता को दे दिए। इससे बच्चों की स्कूल फीस भर देना। इन दोनों की फीस 800 रुपए है। बचे हुए पैसों से घर का थोड़ा राशन भी ले आऊंगी। ठीक है। अगले ही रोज सीता ने स्कूल की फीस भर दी और थोड़ा सामान भी खरीद लिया। हे ऊपर वाले, अपना करम ऐसे ही हम पर बनाए रखना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें कभी भी पैसों की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। अम्मी, हम लोग अमीर बन जाएंगे ना? तुम लोग बस अपनी तालीम पे तवज्जो दो। पैसों का तुम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले हैं, हमें देख लेंगे। यहाँ जंगल में रवि भी बहुत खुशी खुशी मोटा पेड़ काट रहा था। इस बड़े से दरख्त के 3 बड़े टुकड़े काटूंगा। कम से कम 3000 तो मिल ही जाएंगे। पैसों का सोच सोच कर रवि खुश था। उसने एक बड़ा टुकड़ा काट लिया और फिर उसे अपने कंधे पर लाद कर वो गांव की जानिब चल पड़ा। रवि ने मिस्त्री के कारखाने में वो बड़ा टुकड़ा रख दिया और मिस्त्री ने उसे 1000 रुपए दे दिए। पैसे पाकर रवि बेहद खुश था। कुछ रोज तक ये सिलसिला चलता रहा। रवि बड़े बड़े पेड़ काट कर मिस्त्री को फरोख्त किया करता था। फिर एक रोज रवि एक बहुत ही बड़ा पेड़ काटने लगा। पेड़ कटने ही वाला था, लेकिन इस मर्तबा उससे एक गलती हुई। वो पेड़ सीधा उस पर ही गिरा। रवि की चीख सुन दूसरे लकड़हारे दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने वो पेड़ हटाया और रवि को फौरन अस्पताल ले गए। यहाँ डॉक्टर ने रवि का इलाज शुरू किया। सीता और उसके 2 बच्चे भी अस्पताल आ गए। अब्बा ठीक तो हो जाएंगे ना अम्मी? हाँ हाँ, ऊपर वाला है ना, उन पर यकीन रखो। डॉक्टरों ने काफी वक्त तक रवि का इलाज किया। फिर वो सीता के पास आए। दरख्त के गिरने से इनकी 2 पसलियां टूट गई हैं। हे ऊपर वाले, इनका ऑपरेशन करना होगा। उसमें 20 लाख रुपए लगेंगे। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे शौहर ही हमारे घर के हाकिम थे। फिर तो आप कुछ रोज में इन्हें घर ले जाइए, और कोई रास्ता नहीं है। पूरा खानदान आंसुओं में डूबा था। रवि कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था। कुछ रोज बाद रवि को घर लाया गया। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल की फीस कहाँ से आएगी? आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ना कुछ होगा। जिसका कोई नहीं होता उसका सहारा ऊपर वाला होता है। फिलहाल मेरे पास 5000 रुपए बचे हैं। अब कम से कम और सस्ता से सस्ता सामान खरीदना होगा। कोयल और विजय, तुम दोनों अब्बा के पास रहो, मैं सब्जियां लेकर आती हूँ। ठीक है अम्मी। सीता बाजार के लिए निकल गई। बाजार में वो सब्जियों का दाम पूछने लगी। आलू कैसे भाईजान? 30 रुपये किलो। बाप रे, इतना महंगा? अभी सब जगह यही दाम है, लेना है तो ले लो। सीता हर सब्जी वाले से दाम पूछने लगी। फिर यकायक बाजार के कोने में जादू से एक बैंगन की दुकान हाजिर हुई। अरे बेटी, बैंगन ले लो, मेरे अपने खेत के हैं। क्या दाम है अम्मा? 10 रुपए किलो। सस्ता दाम सुनकर सीता ने फौरन 1 किलो बैंगन खरीद लिया और फिर वो अपने घर की जानिब चल पड़ी और वो जादू से हाजिर हुई बैंगन की दुकान गायब हो गई। जब सीता घर पहुंची, अम्मी तुम क्या लाई हो? बैंगन लाई हूँ, तुम लोगों को बैंगन का भरता खिलाऊंगी। काश बैंगन के भरते के साथ पराठे भी मिल जाते। जो है उसी में, हे ऊपर वाले। सीता विजय को डांटने ही वाली थी कि उससे पहले उन सब के सामने बैंगन का भरता और पराठे आ गए। ये कहाँ से आ गए? क्या मालूम अम्मी, अब तक तो ये यहाँ नहीं थे। लेकिन कैसे? रुको अम्मी, काश मेरे पास ढेर सारे खिलौने होते। और बोलते ही बोलते उनके पास खिलौने आ गए। बाप रे, मैं तो तभी मानूंगी जब मेरे शौहर ठीक हो जाएंगे। और फौरन रवि ठीक हो गया। वो उठकर खड़ा हो गया। सीता अपने आंसू रोक नहीं पाई। शुक्रिया, शुक्रिया जादुई बैंगन। सीता और बच्चों ने रवि को गले लगाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा
कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। ऐ ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। रवि और सीता की सारी परेशानियों का हल मिल चुका था। पूरा खानदान खुश। फिर एक एक करके सभी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चीजें मांगने लगे। ऐ जादुई बैंगन, मुझे इतने पैसे दे जिससे ना सिर्फ अपने खानदान का गुजर बसर कर सकूं, बल्कि गरीबों की मदद भी कर पाऊं। रवि के सामने ढेर सारे पैसे और सोने की मोहरें आ गई। हे जादुई बैंगन, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए और उसके बाहर 2 गौ माता भी चाहिए। और देखते ही देखते सीता और रवि का घर एक आलीशान हवेली में तब्दील हो गया। अम्मा, गौ माता की आवाज आ रही है। जब सब लोग बाहर आए तो उनके आंगन में 2 गायें थी। सीता बेहद खुश थी। वो लोग वापस अंदर गए। और क्या मंगवा सकते हैं हम? हमारी जरूरत की हर चीज हमें मिल चुकी है बच्चों। अगर हम और मांगते रहे तो हमारा लालच बढ़ता ही जाएगा। और लालच का कोई अंत नहीं होता है बच्चों। सीता ने वो जादुई बैंगन अलमारी में रख दिए और उस रोज से रवि और उसके खानदान ने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। अब से वो बस गरीबों के लिए ही दौलत मांगते थे। उनका जादुई बैंगन एक जरिया बन गया जिससे ऊपर वाले जी गरीब बच्चों की मदद करने लगे। और वो जादुई बैंगन रवि और सीता को ही मिला, क्योंकि वो बेलौस मुफलिसों की खिदमत का मकसद रखते थे। आनंदपुर में एक ज़ईफा मुफलिस मटके वाली थी सुमित्रा। सुमित्रा रोज मटके बनाया करती थी। अम्मा, ये मटका कितने का है? 200 रुपए का है बेटी। अरे बाप रे, इतने में तो स्टील का घड़ा आ जाता है अम्मा। मैं तो इसके सिर्फ 100 रुपए ही दूंगी। अरे बेटी, वो मटका बहुत बड़ा है, 100 रुपए बहुत कम होंगे। 120 रुपए से ज्यादा मैं नहीं दे सकती। ठीक है, ले जाओ। सुमित्रा रोज मटके बनाया करती थी। मटका खरीदने वाले ग्राहक हमेशा सौदेबाजी किया करते थे। सुमित्रा की आमदनी दिन ब दिन कम होती जा रही थी। अम्मा, आपने वो मटका इतने कम दाम में क्यों फरोख्त किया? अब क्या करूं? तू तो देख ही रही है मेरा हाल। एक तो लोग सौदेबाजी करते हैं, ऊपर से दिन ब दिन मटका खरीदने वाले खरीदार कम ही होते जा रहे हैं। सबको स्टील के घड़े ही चाहिए। अब तू ही बता मैं क्या करूं? एक तो तेरी उम्र भी हो रही है, मुझे तेरे ब्याह की फिक्र परेशान कर रही है बेटा। अम्मा, तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो कैसे? मैंने सोचा है कि मैं कोई खाने की चीज फरोख्त करूंगी जिससे हमारी आमदनी में इजाफा होगा। खाने की चीज? हाँ अम्मा, आजकल खाने का कारोबार ही सबसे ज्यादा चलता है। बाजार में हर खाने की दुकान पर हमेशा हुजूम लगा रहता है। वो तो है, लेकिन तू क्या फरोख्त करेगी इसका तो इल्म नहीं। 1-2 दिन में ढूंढ लूंगी। ठीक है, मुझे तेरे काम करने पर कोई एतराज नहीं। ये सुनकर अंजू बेहद खुश थी। शाम को वो बाजार गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। चाट, समोसा, भेल, चाइनीज भेल, ये सब तो है इस बाजार में। मुझे इसके अलावा कुछ सोचना होगा जो सस्ता भी हो और लोगों को पसंद भी हो। अंजू आगे बढ़ी तो उसने एक दुकान पर मैगी नूडल्स के पैकेट्स देखे। हाँ, मैगी। सबको मैगी पसंद है और ये सस्ता भी है और जल्दी भी बन जाता है। मैं मैगी ही फरोख्त करूंगी। अंजू ने घर लौटकर वालिदा को बताया, अम्मा, मैं मैगी फरोख्त करूंगी। लेकिन क्या लोग मैगी खरीदेंगे? हाँ अम्मा, जब हम शहर गए थे तो मैंने वहाँ देखा था मैगी के ठेले पर कितना हुजूम लगा रहता था। मैं भी मैगी फरोख्त करूंगी। मुमकिन है हमारे ठेले पर भी हुजूम लगे। ठीक है, कोशिश करने में क्या हर्ज है। ऊपर से मैगी के ठेले में कुछ ज्यादा खर्च भी नहीं है। हाँ, सुमित्रा ने अंजू को कुछ पैसे दे दिए। इससे जरूरत की सारी चीजें और कुछ सब्जियां खरीद लो। ठीक है अम्मा। अंजू ने बाजार से मैगी के पैकेट, सब्जियां और कुछ छोटी छोटी प्लेट खरीद ली। अगले रोज अंजू ने बाजार के बीचों बीच अपने मैगी का ठेला लगाया। अंजू की एक जानिब चाट का ठेला था
और दूसरी जानिब भेलपूरी का। चाट और भेलपूरी के ठेले वाले अंजू के ठेले पर नजर गड़ाए बैठे थे। अंजू ने मैगी के पैकेट अच्छे से लगा दिए, जिससे खरीदार उसके ठेले पर खींचे चले आए। कितने की है मैगी? सादा मैगी 15 रुपए और वेजिटेबल मैगी 20 रुपए। एक वेजिटेबल मैगी देना। अंजू ने 2 मिनट में वेजिटेबल मैगी बनाया और खरीदार को दे दिया। उस शख्स को मैगी खाते देख कुछ खरीदार और उसके ठेले पर आए। हमें 2 सादा मैगी देना। मुझे एक वेजिटेबल मैगी। जैसे जैसे खरीदार फरमाइश दे रहे थे, अंजू मैगी बनाए जा रही थी। अंजू का ठेला नया था और आते ही वहाँ खरीदारों का हुजूम लगने लगा। ये बात अगल बगल के ठेले वालों से देखी नहीं जा रही थी। वो लोग हसद से राख हो रहे थे। काफी अच्छा जायका है गर्मा गर्म मैगी का। शुक्रिया। गर्मा गर्म मैगी खरीदारों को बेहद पसंद आ रही थी। पहले ही रोज से अंजू की अच्छी खासी कमाई शुरू हो गई। वो बेहद खुश थी। अंजू की कमाई देखकर सुमित्रा भी बेहद खुश थी। अच्छी बात है बेटा, तू हमेशा ऐसे ही खुश रह। अंजू को अच्छा लग रहा था। आखिर वो अपनी वालिदा की थोड़ी सी मदद कर पा रही थी। वैसे भी सुमित्रा ने बहुत मुश्किलों से अंजू की परवरिश की थी। अगले कई रोज तक अंजू का मैगी का ये ठेला अच्छा चलता रहा। ग्राहकों का हुजूम अक्सर वहाँ जमा रहता और अंजू की कमाई भी अच्छी हो रही थी। पड़ोसी ठेले वाले परेशान थे। एक रोज की बात है, अंजू ने ठेला लगाना शुरू किया। धत, मैं तो घर से चम्मच लाना ही भूल गई। अभी लेकर आती हूँ। अंजू घर की जानिब दौड़ पड़ी और ये मौका देखकर उस पड़ोसी ठेले वाले ने उसके बर्तन चुरा ली, उसकी कड़ाही और प्लेट्स वगैरह। अब इन चीजों के बगैर कैसे मैगी बनाओगी? हाँ, हम भी देखेंगे। जब अंजू लौटी तो उसका सामान गायब था। आपने मेरी कड़ाही और बर्तन देखे क्या? मैंने नहीं देखा। आपने? मेरे पास वक्त ही नहीं है किसी और को देखने का। अब अंजू परेशान हो गई। वो घर की जानिब वापस दौड़ पड़ी। क्या हुआ? अंजू ने सुमित्रा को चोरी की बात बताई। अब नई कढ़ाई और प्लेट्स खरीदने में फिर से पैसे लगेंगे। तभी सुमित्रा का तवज्जो मिट्टी की हांडी और छोटी छोटी मटकियों की जानिब गया। लेकिन फिलहाल के लिए तुम ये इस्तेमाल कर सकती हो। मटकी की हांडी में मैगी बनाओ और इन छोटी छोटी मटकियों में खरीदारों को दो। लेकिन अम्मा, आज के लिए ऐसा कर लो, कल देखते हैं। ठीक है। अंजू ने वो मिट्टी की हांडी और छोटी मटकियां उठाई और वापस ठेले पर लौट आई और उसने अपना ठेला अच्छे से सजा दिया। इस मर्तबा उसके ठेले में कड़ाही के बदले मटकियां। आज ये क्या नया है? अंजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मटका मैगी। मटका मैगी? ये कुछ अलग है। मुझे एक वेजिटेबल वाला दो। अंजू ने मिट्टी की हांडी में मैगी बनाई और छोटी मटकी में खरीदार को पेश किया। उस खरीदार ने वो मैगी चखी। वाह, ये तो कमाल है, कब्ल से भी बेहतर। कई और खरीदारों ने मटका मैगी की फरमाइश की। अंजू सभी को मटका मैगी खिलाने लगी। ये तो कमाल है, बेमिसाल। ऐसी मैगी हमने कभी नहीं खाई। खरीदारों को मटका मैगी बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। कल से हम यही मैगी खाएंगे। जी बिल्कुल। अंजू समझ गई थी कि मटका मैगी ही उसकी आमदनी में इजाफा कर सकता है। उसके पड़ोसी ठेले वाले और परेशान हो गए। उन दोनों ने क्या चाहा था और क्या हुआ? अगले रोज अंजू का ठेला खुलने से कबल ही वहाँ खरीदार खड़े थे। अंजू ने आते ही काम शुरू कर दिया। अब वो धड़ाधड़ मटका मैगी बनाते जाती और खरीदारों को पेश करती जाती। खरीदार भी बेहद खुश थे। अंजू की आमदनी में कई गुना इजाफा हो गया। कुछ ही रोज में सुमित्रा भी अंजू के साथ मैगी के ठेले पर काम करने लगी। दोनों माँ बेटी मिलकर दिन के हजारों रुपए कमाया करते थे। अब सुमित्रा को अंजू की शादी की फिक्र नहीं थी। सोचा नहीं था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं।
हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। सुमित्रा और अंजू बेहद खुश थी, लेकिन वहीं अंजू के पड़ोसी ठेले वाले बहुत मायूस थे। हमने क्या करने का सोचा था और क्या हो गया। वो कहते हैं ना, किस्मत खराब हो तो ऊंट पर भी बैठे शख्स को कुत्ता काट लेता है। वैसे ही अगर किस्मत अच्छी हो तो बुरा करने पर भी भला ही हो जाता है। हम दोनों को कोई और कारोबार करना चाहिए। हाँ, अब यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। अब यहाँ लोग सिर्फ मटका मैगी खाने आएंगे। अंजू के पड़ोसी ठेले वालों ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और वहाँ से रुखसत हो लिए। अंजू का मटका मैगी दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा था। उसे कहाँ इल्म था कि मजबूरी में इस्तेमाल किया हुआ मटका कमाल कर जाएगा।